दुर्भाग्य शब्द कहा जाए, भाग्य को तो नहीं उस तरीके से मानता हूँ, लेकिन कोई शब्द और मुझे मिल नहीं रहा इस समय। तो 19 अगस्त 90 को मेरा बड़ा बेटा 13.25 साल का था। यद्यपि बड़े संदिग्ध स्थितियों में उसका एक्सीडेंट हुआ, जब हम शहर में थे भी नहीं। जो भी है, उसको खोने के बाद मेरी अजीब स्थिति हो गई। मैं बहुत एक कमजोर पिता साबित हुआ, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं बचूंगा नहीं। तो अपने बचाने के लिए अपने कौम ने 8 दिन रो के संस्मरण की रचना की। तो वो दरअसल किताब को किताब की तरह नहीं लिखा, बल्कि अपने को बचाने के लिए एक उपक्रम था हमारा वो। लेकिन पहले पिता अपना प्यार दिखाता नहीं था। एनएसडी ने इतना पसंद किया कि 2 बार उसे बुला के सम्मुख हाल में उसकी 2 प्रस्तुतियां कराई 2 दिन। अच्छा, आपके लेखन को लेकर के कुछ आपके नाटक भी रहे हैं, नाट्य प्रस्तुतियां देश भर में हुई हैं कुछ? नहीं, नाट्य प्रस्तुतियां हमारे लेखन को लेकर तो नहीं रही हैं, क्योंकि हम नाट्य लेखन कर भी नहीं सकते। लेकिन एक पुस्तक मेरी थोड़ी अलग ढंग की है, और वो ये है कि दुर्भाग्य शब्द कहा जाए, भाग्य को तो नहीं उस तरीके से मानता हूँ, लेकिन कोई शब्द और मुझे मिल नहीं रहा इस समय। तो 19 अगस्त 90 को मेरा बड़ा बेटा 13.25 साल का था। यद्यपि बड़े संदिग्ध स्थितियों में उसका एक्सीडेंट हुआ, जब हम शहर में थे भी नहीं। जो भी है, उसको खोने के बाद मेरी अजीब स्थिति हो गई। मैं बहुत एक कमजोर पिता साबित हुआ। 5 महीने तो मैं बिस्तर पड़ा रहा, और जब उसको अस्पताल में मुझे पता लगा, मैं देखने गया शहर में लौट के, तो मुझे अब तक ध्यान नहीं है मैं कैसे वहाँ से वापस लौटा। घर परिवार के लोग चिंतित हो गए, 2 एमडी डॉक्टर घर देखने आते हैं कि ये कैसे बचें। बिल्कुल अजीब सी मानसिक स्थिति हमारी लगभग विच्छेदावस्था की बन गई थी। तो उससे उभरने के लिए मुझे खुद भी चिंता हुई कि और बच्चे हैं, पत्नी है, कैसे है। तो मैंने कहा कि मेरे पास टाइपराइटर रखो, हम कुछ लिखेंगे। पत्नी ने मना भी किया कि बाथरूम तुम्हें 2 लोग पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, मैं बचूंगा नहीं। तो अपने बचाने के लिए अपने को हमने 8 दिन रो के संस्मरण की रचना की। अच्छा। मेरा राजहंस। हाँ, मेरा राजहंस। तो वो दरअसल किताब को किताब की तरह नहीं लिखा, बल्कि अपने को बचाने के लिए एक उपक्रम था हमारा वो। उसे लिखने के बाद हमें तसल्ली आई और मैं थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ। हमारे मित्रों ने उसमें, बाबा नागार्जुन ने हमारे बेटे पे कविता लिखी थी, जो अधूरी कविता है, चंदन शीर्षक से। उसका नाम था चंदन अभिषेक। तो बाबा 15 दिन पहले उसके पास से गए थे, हमारे पास से 5 महीने आके रुकते थे हमारे मई में। वो कविता भी उसमें जोड़ी गई। कविता बाद में बाबा के संकलन भूल जाओ अधूरे सपने वाणी प्रकाशन से प्रकाशित भी हुई है। बाबा उस कविता को पूरी करना चाहते थे, लेकिन ये कहा था तुम्हारे घर आकर ही पूरे करेंगे। उनकी मूल डायरी हमारे पास रखी हुई है अधूरी कविता की। आए रुके, लेकिन ना तो हमने याद दिलाया उस दुख के बारे में, ना बाबा ने चर्चा की अधूरी कविता की। 10-11 साल बाद छपने के उस संस्मरण पर मेरा राजहंस पे लोगों की नजर पड़ी। तब बहुत से लोगों द्वारा माना गया कि हिंदी में पिता पुत्र के संबंधों पर ऐसी कोई रचना नहीं। भाई निराला की सरोज स्मृति है, तो वो बेटी के बारे में है। तो हिंदी में पिता और पुत्र, क्योंकि पिता का जो प्यार है अब तो बहुत मुखर होने लगा मौजूदा समाज में हमारे, लेकिन पहले पिता अपना प्यार दिखाता नहीं था। चंद्रकांत देथवाले की कविता की पंक्ति है कि प्रेम पिता का ईथर की तरह होता है जो दिखाई नहीं देता। ईथर एक केमिकल है जो नंगी आंखों से जिसे हम देख नहीं सकते। तो पहले पिता का प्यार हमारी पीढ़ी तक ऐसा होता था कि ऐसा नहीं कि हमारे पिता हमसे प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं याद आता है कभी उन्होंने जाहिरा तौर पे किया। तो वो पिता पुत्र, दरअसल मेरा राजहंस एक रुदन है हमारा, निरंतर रुदन। उस पूरे संस्मरण बेटे की मौत कई बार होती है। कहीं हमने पढ़ा था कि साहित्यिक चीख का नाम है, तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो मेरा राजहंस साहित्य है। मनमथनाथ गुप्त ने उसकी तुलना की थी मेरा राजहंस संस्मरण की, लंबा संस्मरण है। विदेशी लेखक जॉन गुंथर ने किताब लिखी थी डेथ बी नॉट प्राउड, उससे तुलना की थी और कहा था कि तुम्हारी किताब का कैनवस ज्यादा विस्तृत है। हम नहीं कह सकते कि विजय कुमार सिन्हा ने बात को, जो क्रांतिकारी विजय कुमार सिन्हा भगत सिंह के साथी हुए थे जिन्हें काला पानी हुआ था, उन्होंने जॉन गुंथर की पुस्तक की मूल प्रति हमें भेज दी, अंग्रेजी में है। हम उससे बहुत फायदा नहीं उठा पाए और उस समय उस दुख के संकट समय में हम उसको देख नहीं पाए। तो जब ये माना गया कि हिंदी में पिता पुत्र के संबंधों पर ऐसी रचना नहीं है, तब उसका मंचन
एकल शुरू किया गया। अच्छा। हमने पहली बार देखा तो मैं तो हिल गया देख के कि मैंने तो 8 दिन में रोके कि पिता ने अपनी पीड़ा को कागज पे उतार दिया है। दिया है। लेकिन एक कलाकार ने कितने दिन रिहर्सल किया होगा, ये 1.5 घंटे की निरंतर एकल प्रस्तुति में वो रोया है, तो रिहर्सल में कितना रोया होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसकी 50 से अधिक प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। एनएसडी ने इतना पसंद किया कि 2 बार उसे बुला के सम्मुख हाल में उसकी 2 प्रस्तुतियां कराई 2 दिन। पहले दिन मुख्य अतिथि राजी सेठ थी, कवित्री अनामिका थी। जी। दूसरे दिन विष्णुचंद्र शर्मा और चित्रकार हरपाल त्यागी इसमें अतिथि थे। जी। प्रस्तुत के बाद दोनों लोगों ने अपने वक्तव्य भी दिए। लखनऊ के एनएसडी में, लखनऊ के नाटक का, वहाँ इसकी प्रस्तुतियां लखनऊ में केवल, देश भर में अनेक जगह इसकी प्रस्तुतियां हुई। और लोग कहते भी हैं कि दर्शकों के बारे में लिखा भी गया है कि इतनी पीड़ा को दर्शक भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे एक बीच में और प्रसंग एक याद आ रहा है कि जब बेटे के कान के ऑपरेशन के लिए मैं पूना गया था, उसको बहुत ऊंचा सुनने की प्रॉब्लम थी, बोल ठीक से नहीं पाता था। तो बाद में मैं एक ऑपरेशन कराने के बाद घर से छोड़ के उसे और अकेला मैं एक नाटक देखने चला गया, मराठी नाटक। तो एक तो देख के लगा कि मराठी में नाटक कितना लोकप्रिय है, जनप्रिय है। मैंने खुद गिना था कि 60 महिलाएं अकेले उस नाती गोती नाटक को देखने आई टिकट लेके। तो मराठी नाटक हिंदी नाटक अभी तक नहीं छू सका और आगे भी हो सकेगा, मुझे संदेह है। तो कहना कि यह नाती गोती जैन दलवी का नाटक था और उसमें भी लगभग वही पीड़ा थी। एक बच्चा है, बच्चू नाम है, वो पागल सा है, उसको संभालने में 12-13 साल का है। वो उसका पिता बहुत परेशान भी हो जाता है, स्नेह करता है, पालन पोषण ठीक से दोनों करते हैं। एक दिन वो गुस्से में उत्तेजित होकर उस बच्चे को बेल्ट से पीट देता, लेकिन बाद वो इतना आहत होता है मैंने अपने बच्चे को क्यों मारा, और वो उस बेल्ट से अपने को पीटने लगता है। मैं उस नाटक को देख के हिल गया और मेरे पड़ोस में बैठे कोई दर्शक जो मराठी भाषी थे, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी, मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रहा है। तो मैं इतना विचलित हो गया कि मैं सहज नहीं रह पाया अपनी सीट पे। पता नहीं क्यों जीवन में हमारे साथ फिर वही जैन दलवी का नाटक ही घटित हुआ और उसमें भी उस बच्चों की मौत हो जाती है। हमारा बेटा ही बाद में दुर्घटना में, ऑपरेशन के बाद लगभग ठीक हो गया था, वो अचानक चला गया। मेरी अगर भाषा और शैली की, भाषा नहीं बल्कि शैली की अगर आप जांच परख कोई कर सके, क्योंकि इतिहास लेखन में मैंने एकेडमी ढंग का इतिहास लेखन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे लेखन बहुत रचनात्मकता है, भाषा में प्रवाह है, उसके बिना हम कर नहीं पाते। लेकिन हमारी शैली कहाँ से एक अलग मोड़ उसने लिया है, उसमें संवेदना का तत्व ज़्यादा समाहित होता चला गया। शायद वो मेरा राजहंस ही वो रचना थी। यानी कभी कभी तो लगता है बेटा अपने मरने के बाद, मरने के साथ हमें एक शैली सौंप गया। आपने जितना कष्ट सहा है, जितने विचलित हुए हैं, जितने दुखी हुए हैं, और उस दुखी मन से जो आपकी भावनाएं निकली हैं वो संवेदनाओं के साथ निकली हैं, तो नेचुरली एक नई शैली विकसित हुई होगी। इसे कोई कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपके इस दुख में मैं साझा हूँ, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक बाप पर क्या बीतती है जब बेटा उसके हाथ से चला जाता है। मैं लौटता हूँ आपके उस पर। आपने कुछ किताबों का, केवल एक किताब का जिक्र किया जो आपकी पहली किताब थी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे क्रांतिकारियों पर आपने किताब लिखी है, उनका उल्लेख भी आप कृपया कीजिएगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।